गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जयप्रकाश आज आप लोगों को इतिहास के विषय में पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए क्या स्रोत हैं। जिसमें हम लोग पिछले कक्षा में पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं कि साहित्य सृजन की परंपरा जो है वह भारत में सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीयों का प्राचीन साहित्य इतिहास है। भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों तथा विचारों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। साहित्य की कोई कमी नहीं है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से समझने के लिए साहित्य की भरमार है। किंतु यह भारतीय इतिहास की पर्याप्त जानकारी भी प्रदान करता है और भारत को विश्व से अलग करता है, क्योंकि जिस समय हमारे साहित्यिक स्रोत इतने अच्छे ढंग से चल रहे थे उस समय विश्व में अन्य कहीं जगह नहीं था, तो हमें विश्व से अलग भी करता है। अब आता है साहित्यिक साधन। तो इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख साधन होते हैं, एक साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। पुरातात्विक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले धर्म दर्शन के पाठ आते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में हम दार्शनिक जो पहलू थी वह हमारे यहाँ ज़्यादा ही मुखर थी, और धर्म के क्षेत्र में जो भी लिखा गया वह न सिर्फ धार्मिक बातें थी, बल्कि वह हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों की भी व्याख्या करती है। तो धर्म ग्रंथ में यह ग्रंथ जो है वह जीवन के वैज्ञानिक विवेचन से परिपूर्ण है और धर्म की व्यापक व्याख्या और उनके व्यवहार में लाने का भी विवेचन करता है। यह धर्म की हमें धर्म को समझाता भी है और धर्म को अपने जीवन में किस प्रकार लागू किया जाए उनकी बात भी प्रस्तुत करता है। इसके बाद देखते हैं इस विवेचन को विभिन्न धर्म संप्रदाय अपने ढंग से इसे प्रस्तुत करते हैं, जैसे वेदांत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये सभी धर्म की व्यापक परिभाषा बताते हैं, अतः कभी कभी इन्हें हम धर्म ग्रंथ भी कह डालते हैं। भारत में ऐसे तीन प्रमुख ग्रंथ हैं जो भारतीय इतिहास को जानने में मदद करती है। तो पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म की व्याख्या अर्थात उनको समझाने वाले धर्म, दर्शन, रहस्य आदि से संबंधित ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनकी रचना ऋषियों, दार्शनिकों ने की है, जिसमें प्रमुख आता है वेद। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। तो ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं? जीवन के समस्त पहलुओं का वर्णन मिलता है। मात्र इसे मात्र धार्मिक ग्रंथ कहना उचित नहीं है। इसमें आर्यों के जीवन प्रणाली और उनके दर्शन का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयोगी है, जिसे हमें भारत को समझने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस समय वेदांत धर्म में यज्ञ की काफ़ी महत्ता थी। तो यज्ञ हुआ, उनके विचार हुआ, उनके भाव हुआ, उनका अर्थ हुआ, उनकी प्रणाली हुई, उनकी दर्शन हुआ। इन सब की व्याख्या हम लोग यजुर्वेद में करते हैं। सामवेद में हम देखते हैं कि संगीतात्मकता का काफ़ी महत्व है। अथर्ववेद में हम लोग देखते हैं कि जादू, टोने, तंत्र मंत्र का वर्णन है। यह सभी ऋग्वेद के विषयों पर ही आधारित है। आगे हम लोग देखते हैं कि अन्य वैदिक साहित्य क्या है। तो प्रत्येक वेद के आरण्यक हुए हैं, उपनिषद हैं। तो आरण्यक किसे कहते हैं?
वनों में लिखे जाने वाले ग्रंथों को अरण्यक कहते हैं। वन में ऋषि मुनि अपने छात्रों के साथ जो अध्यापन करते थे और उन्हीं बातों को जब ग्रंथ में लिख दिया गया, चूंकि वे वनों में रहते थे इसीलिए ऐसे ग्रंथों को अरण्यक ग्रंथ कहा गया। इसमें सामान्य व्यवहार से लेके धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का भी प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद है, वेद है आदि दर्शन ग्रंथों का दार्शनिक व्याख्या करता है। तो उपनिषद, वेद आदि भी जो दर्शन के अन्य पहलू हैं उनकी व्याख्या करता है। वेदांग अपने समय के समाज, धर्म और विशिष्ट विद्याओं का भी विवेचना करता है। वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, करूप, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इससे वैदिक ज्ञान सरल और सुबोध हो गया। जो वैदिक क्लिष्ट भाषा में लिखी गई थी, जिसे समझने में दिक्कत होता था, लेकिन जैसे ही ऋषि मुनियों ने वेदांगों की रचना की, इसके बाद आम जनता के लिए इसे समझाना सरल हो गया। अन्य साहित्य में हम आएंगे, धर्म और दर्शन के अतिरिक्त अन्य साहित्य भी उपलब्ध हैं, जिसमें स्मृति आती है। स्मृति में हम लोग क्या देखते हैं? तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यों का वर्णन है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति आदि स्मृतियां समाज के इतिहास का वर्णन करता है। ये सभी स्मृतियां समाज में जो घटना घटित हो रही है उन घटनाओं का सरल और व्यापक विवेचन करता है। जितने अच्छे से इन्होंने तत्कालीन समाज के बारे में लोगों के सामने लिख के रखा, उतना अन्य जगह नहीं मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जनजीवन में महाकाव्यों का भी विशेष स्थान है। हम लोग जानते हैं कि हमारे 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें भारतीयों के जन जीवन की झलक देखने को मिलती है। इन महाकाव्यों में तत्कालीन भारत उस समय के समाज के जनजीवन का झलक देखने को मिलती है। इसमें भारत के आर्य अथवा हिंदुओं के उच्च आदर्शों और व्यवहार में सामंजस्य को स्थापित करता है। हमारे हिंदू समाज के क्या उच्च आदर्श थे, क्या व्यवहार थे, उन्हें हम किस प्रकार जीते थे, उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार लाते थे, उनमें कैसा सामंजस्य था, यह हमें इन महाकाव्यों में देखने को मिलता है। इसमें भारतीय समाज की वास्तविक इतिहास इसमें निहित है। वाल्मीकि ने श्री राम के कथानक को लेके तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। उसी प्रकार कौरव और पांड्यों के गृह कलह को माध्यम बनाकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। तो इस प्रकार देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास का, सामाजिक इतिहास का, धार्मिक इतिहास का सब झलक इन महाकाव्यों में देखने को मिल जाती है। अब इसके अलावा हम देखते हैं हमारे यहाँ 18 पुराण भी हैं। इन पुराणों में भी हमें बहुत ऐतिहासिक महत्व की सामग्रियां मिलती हैं। अब इन 18 पुराणों में मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण काफ़ी ऐतिहासिक महत्व के पुराण हैं। अन्य पुराणों में भी इतिहास की बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि पुराणों में कल्पना, अंश और नाटकीयता अधिक है, किंतु व्यक्तियों, राजाओं का नाम, घटनाएं, उनके साथ संबंध और इतिहास की क्रमबद्धता पर यह काफ़ी प्रकाश डालता है। काल्पनिक होने के साथ ही यदि हम इसे काल्पनिक भी मान लें तो हम क्या देखते हैं कि जो राजाओं का नाम है, जो व्यक्तियों का जिन व्यक्तियों का वर्णन है, जो घटनाएं वर्णन है, उनके साथ आम जनता का क्या संबंध है, उसके बारे में जो इतिहास लिखा गया है उसे हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। और आज इतिहास
उस वर्तमान काल का इतिहास जानने में, उस समकालीन उस काल का इतिहास जानने में यह भी हमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं षड दर्शन है, महाकवि कालिदास, विशाख दत्त, बराहमिहिर, आर्यभट्ट आदि के साहित्यिक ग्रंथ भी ऐतिहासिक घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन करते हैं। इनकी उपेक्षा कर इतिहास लेखन नहीं की जा सकती है। कालिदास ने, विशाख दत्त ने जो भी रचनाएं की वह समाज में घटित घटनाओं को लेकर ही अपने काव्य की रचना की और समकालीन इतिहास को जानने के लिए इनकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। कालिदास हमारे समाज में उनके लिखे पुस्तकों का कितना महत्व है यह किसी से छिपा नहीं है। यदि इतिहास लेखन में उन पुस्तकों की ऐतिहासिकता को भी जांचें तो यह सही सिद्ध होगा और उससे हमें इतिहास लिखने में काफ़ी फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। यद्यपि बौद्ध साहित्य को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, किंतु वास्तव में बौद्ध संप्रदाय अपने दार्शनिक आचार विचार नियमों के सृजन के साथ ही हम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का उद्देश्य क्या है, मानव को मुक्ति मार्ग कैसे मिलेगी, मानव की आचरण कैसे शुद्ध होगा, इन बातों को लेके बौद्ध ग्रंथ काफ़ी जागरूक थे और उन्होंने इन सभी बातों को अपने लेखन में यानी अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। उनके 10 शील का सिद्धांत हम देखते हैं, जिसमें वह आचार विचार के नियमों का, सृष्टि की उत्पत्ति का, मानव उद्देश्य का, मुक्ति मार्ग का, आचरण की शुद्धता के, इन सब बातों को बड़ी विस्तृत ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गणित और ज्योतिष पर भी काफ़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। नागार्जुन का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब बौद्ध ग्रंथ के बाद हम लोग पिटक के बौद्ध का पाठ है उससे हम लोग लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब यह सभी जो बौद्ध धर्म के पाठ हैं, पुस्तकों के पाठ हैं, 3 जगह 3 पिटक लिखा गया है। यह सभी पिटक वर्तमान काल में जो उस समकालीन में वर्तमान में जो भी भाषा प्रचलित थी, संस्कृत नहीं बल्कि पाली, उनको लेकर लिखा गया है। यह सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में गौतम बुद्ध के विचारों और दर्शन का चित्रण है, जो स्वयं में एक ऐतिहासिक लिए हुए है। इसमें हम लोग देखते हैं कि उनके जो समकालीन राजनीतिक इतिहास हो या धार्मिक इतिहास हो या ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के विद्वेष हो, उनमें कैसे सामंजस्य राजाओं ने बैठाया, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद जातक लेते हैं। तो जातक का हमारे समाज में नैतिकता लाने में काफ़ी योगदान है। जातक की संख्या 549 है। यह सब कथा में लिखी गई हैं, कहानी के रूप में हमें प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु ये समाज के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास को भी प्रस्तुत करती है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में हम लोग मिलिंद पन्हों को लेते हैं, जिसमें उस समय भारत पर जो आक्रमण मीनांडर का हुआ था, तो मीनांडर और नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुई थी वह सभी इस बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में वर्णित है। तो उस समय के भारत की क्या दशा थी, इस बारे में लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि दीपवंश और महावंश पाली भाषा में 2 और ग्रंथ हैं, जिसमें
उस समकालीन भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिव्यावदान है, मंजूश्री मूलकल्प है, ललित विस्तर है, यह बौद्ध ग्रंथ हैं लेकिन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें भी ऐतिहासिक महत्व काफ़ी अधिक है। एक ग्रंथ जो हैं वह अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के कालों का ऐतिहासिक प्रकाश डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को समझने के लिए, उनके समय के इतिहास को जानने के लिए यह संस्कृत बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें दिव्यावदान है, मंजूश्री मूलकल्प है या ललित विस्तर है, इन सब का ऐतिहासिक महत्व है। और अब आज इतिहास लिखन में इन सब का काफ़ी योगदान हम लोग मानते हैं और इन्हें अपना साक्ष्य मान के अपना इतिहास लेखन करते हैं। अब आइए जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में भी धर्म, दर्शन, आचरण के बारे में ही जानकारी मिलती है। साथ ही जैन ग्रंथ में हम भद्रबाहु चरित्र को लेते हैं, परिशिष्ट पर्व को लेते हैं, पुण्याश्रय कथा कोश को लेते हैं, और ये तीनों ग्रंथ हमें क्या करते हैं, भारतीय राजतंत्र और गणतंत्रों की प्रणाली पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। यह सब ग्रंथ जो है जैन ग्रंथ, वह जैन के जो एक सभा हुई थी वल्लभी में 526 ईस्वी में, उसी सभा में इन ग्रंथों को वर्तमान रूप दिया गया था। अब हेमचंद्र का ग्रंथ परिशिष्ट पर्व जो है वह सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व का है, और परिशिष्ट पर्व में जो बातें लिखी गई हैं उन सभी बातों को हम अपने इतिहास लेखन में बड़ी सटीकता के साथ उसका उपयोग करते हैं और उसे हम लोग एक सही साक्ष्य के रूप में अपने इतिहास लेखन में वर्णन करते हैं और उन्हें एक ऐसे स्रोत के रूप में लेते हैं जो हमें अकट्ट है, जिसे हमें झुठला नहीं सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी है। धर्म और दर्शन के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन साहित्य भी है जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की झलक मिलती है। इसे हम कल्पना प्रधान कह के झुठला नहीं सकते हैं। कल्पना के साथ साथ उस वर्तमान भारत की झलक इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कुछ ग्रंथ हैं विदेशी यात्रियों जो भारत में आए, उनके द्वारा भी बहुत सारे ग्रंथ अपने यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं। तो पहले हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो धर्म के बाद है, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ आज हमें वर्तमान में प्रेजेंट हैं, आज हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम झुठला नहीं सकते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो चाणक्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे, उन्होंने मौर्य काल की संरचना पर पर्याप्त प्रकाश डाला है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में, और यह ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस को लेते हैं जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। साथ ही हम लोग कालिदास को लेते हैं, उनकी मालविका अग्निमित्रम, बाणभट्ट की हर्षचरित्र और अन्य ग्रंथों में नौ सहसांग चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, पृथ्वीराज रासो, ऐसे बहुत ही पुस्तकें हैं जो हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त पतंजलि के महाभाष्य मौर्य काल पर, गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का, और गौडबाहों में कन्नौज के यशोवर्मन राजा जो थे उनके विजयों पर प्रकाश डालता है। तो इन ग्रंथ जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं, इन्हें भी हमें अपने इतिहास लेखन में प्रयोग करना है और उनको देखते हुए अपने
इतिहास को नए सिरे से लिखना है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों का विवरण आता है। प्राचीन भारत में समय समय पर हम देखते हैं यूनानी आए, चीनी आए, तिब्बती आए, मुस्लिम आए, सब लोग आए यहाँ पर भारत भ्रमण के क्रम में। इनके विवरणों में हमें पर्याप्त इतिहास की सामग्री मिलती है। इनमें भारतीयों के समकालीनता, तुलनात्मकता, कालक्रम, विदेशी आक्रमणों का पता चलता है। इनसे सभ्यता, संस्कृति, धर्म, पुरातत्व, शिक्षा, भौगोलिक वर्णन आदि का भी परिचय मिलता है। अब आइए हम लोग जो विदेशी यात्री आए, जिसमें प्राचीन काल के इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ते हैं, तो हम लोग यूनानी जो यात्री आए उनके बारे में जानना कोशिश करते हैं कि सबसे पहले यूनानी ही जो इतिहास के विद्वान भी थे, उन लोगों ने भारत आया। तो कौन कौन से यात्री भारत आए जो भारत में भारत की दशा को, भारत के इतिहास को, भारत की आर्थिक दशा को, भारत के समाज को अपने में आत्मसात किया और उन्हें लिपिबद्ध किया। जिसमें हेरोडोटस का नाम आता है, जिसे हम लोग इतिहास का पिता भी कहते हैं। वह 5वीं सदी में भारत के इतिहास के बारे में लिखते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत के इतिहास के बारे में लिखते हैं। इसके बाद कार्टियस है, नियार्कस है, आनेसिक्रिटस है, एरिस्टोबुलस है आदि विद्वान जो हैं वह सिकंदर के साथ भारत आए थे। जब सिकंदर का आक्रमण भारत आया हुआ था तो उनके साथ वे भारत आए थे, और सिकंदर और भारत के बीच जो युद्ध हुआ, भारत की क्या राजनीतिक दशा थी और उन दशा में सिकंदर किस प्रकार भारत में युद्ध किया और किस प्रकार सिकंदर भारतीय राजाओं को पराजित किया और किस प्रकार वह डर कर पाटलिपुत्रा में आक्रमण नहीं किया और भारत के राजाओं की वीरता का वर्णन किया, यह सब हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि उनके पश्चात, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात मेगास्थनीज भारत आए थे। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम इंडिका है। इंडिका की मूल प्रति हमें आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका को आधार मान के उनके बाद के इतिहासकारों ने इंडिका में लिखी हुई बातों को लेकर जो इतिहास लेखन किया है, उससे हमें इंडिका के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब इसमें भारत के भूगोल का, भारत के कृषि का, भारत में कौन सी संस्था कैसे काम करती है, भारत की राजनीति का सब पर प्रकाश इंडिका में मेगास्थनीज ने डाला है। यद्यपि इनमें से कुछ पुस्तकें अभी जो इंडिका है उपलब्ध नहीं है, परंतु अन्य लेखकों में इनकी सामग्री का भरपूर प्रयोग और उल्लेख किया है। सिकंदर और सेल्यूकस के आक्रमणों से हमें यह पता चला कि सीमांत पर भारतीय राज्य कौन कौन से थे। जब यूनानी का आक्रमण हुआ तो हम यह देखते हैं कि जो भारत के पश्चिमी सीमा पर थे उन लोगों में कौन कौन से राजा थे, कैसे राज्य किया, कैसे सिकंदर और सेल्यूकस का सामना किया और भारत को गुलाम होने से बचाया। उन राजाओं की वीरता का वर्णन यह इतिहासकार भी, जो यूनानी इतिहासकार थे, वह भी अपने में करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टॉलमी का भूगोल हो, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री हो, यह भी प्राचीन भारतीय इतिहास की पर्याप्त जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। तो अब हम लोग यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में यूनानी के बाद चीनी यात्रियों का भी बड़ा महत्व है। चीनी यात्रियों ने भी भारत भ्रमण के लिए चीनी यात्री भी आते रहते थे। प्रथम चीनी इतिहासज्ञ जिनका नाम सुमा चीन है भी भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इसके अलावा गुप्त काल में फहियान आए,
हर्ष काल में ह्वेनसांग आए और उस समय के यह चाहे वह फाहियान हो या ह्वेनसांग हो, वह भारत के राजनीतिक इतिहास का बड़ा ही वर्णन अपने पुस्तक में किया है, यात्रा वृत्तांत में किया है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री जो भारत आए, जिनमें नाम है इत्सिंग, इनका प्रसिद्ध यात्रा विवरण भी साहित्यिक महत्व का है। इन प्रसिद्ध तीनों चीनियों ने क्रमशः, जो पहला थे फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। ह्वेनसांग जो हर्ष युग में आया था वह 629 ईस्वी से 645 ईस्वी का, तथा इत्सिंग जो 673 से 695 ईस्वी तक की भारत की यात्रा की थी, और उस काल में भारत में जो भी घटनाएं घटित होती थी उन सब का विस्तृत वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त हुइली, जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है, भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हम लोग फाहियान को लेते हैं, हम लोग ह्वेनसांग को लेते हैं, हम लोग इत्सिंग को लेते हैं, और इन सब के बाद एक प्रसिद्ध विद्वान है जो ह्वेनसांग की पर ही जीवनी लिख दिया। यानी कि ह्वेनसांग भारत कब रहे, कब आए, कितने दिन रहे, और भारत में जो उन्होंने पुस्तकों की रचना की, उन पुस्तकों में किन किन बातों का जिक्र है, सबका वह क्रमबद्ध फिर से लिपिबद्ध किए हुइली। तो हुइली ने जो भी लिखा वह प्रत्यक्ष दर्शन भारत का नहीं किया, भारत की यात्रा नहीं की, लेकिन ह्वेनसांग जो यात्रा की उन पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी वह भी हमें काफ़ी महत्व का है। तो यूनानी यात्री, चीनी यात्री के बाद तिब्बती लोग भी भारत आए। तिब्बती साहित्य में तिब्बती लामा तारानाथ की रचना हमें काफ़ी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराती है। तारानाथ की जो पुस्तक रचनाएं हैं, कंग यूर और तंग यूर, इन दोनों पुस्तकों में हमें काफ़ी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं, ऐतिहासिक महत्व के रचनाएं प्राप्त होती हैं। उस काल में जो भी घटित घटनाएं हुई उन सब का जिक्र है। वह समाज के निचले स्तर पर भी जाके वह समाज को, भारतीय समाज को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, और भारतीय समाज के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो लिखा वह अत्यंत दुर्लभ है। तो हम उसे अपने साहित्यिक स्रोत में इसका काफ़ी अधिक महत्व रखते हैं और उनके अध्ययन करते हैं। उनके अध्ययन करने के बाद हम अपने समाज को समझकर अपना इतिहास लिखने में उनका प्रयोग करते हैं। अब अंत में हम देखते हैं कि मुस्लिम यात्री भी भारत आए। अल बरूनी, जिन्होंने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी सिर्फ अरबी भाषा के ही विद्वान नहीं थे, वह संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में भारत की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसूदी आदि भी भारत आए, भारत में यात्रा की और अपने अपने यात्रा का वृत्तांत उन्होंने लिखा। और इन सभी का भी हमारे इतिहास लेखन में हमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य यद्यपि भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के और ब्रिटिश आक्रमणों के काल में बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गया है और गलत ढंग से इन कालों में उनकी व्याख्या भी की गई है, फिर भी भारत में प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो अपने आप में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री संजोए हुए है, जिसे इतिहासकारों ने गंभीर अध्ययन से प्राप्त भी किया है। किंतु अभी भी यह सामग्री
इतिहासकारों के अनुसंधान के लिए आमंत्रित कर रही है। कल्पनाओं में, काव्यात्मकता में, श्रृंगार में जो इन से रिलेटेड ग्रंथ हैं वह भी ऐतिहासिक सत्य को प्रदर्शित करती है। उन्हें भी खोजना है और उन्हें भी अपने इतिहास लेखन में उपलब्ध कराना है। और हम कल्पना, काव्यात्मकता और श्रृंगार से भी अपने उस काल के इतिहास के, उस काल के समाज को जानने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो नए शोध के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वह सिर्फ नामी गिनामी रचनाओं पर ही ध्यान नहीं दें। भारत के समाज को समझने के लिए उस काल में जो भी काव्यात्मक रचनाएं हुई, जो भी श्रृंगार प्रधान रचनाएं हुई, उन्हें भी उनका अध्ययन करें और उसे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में उनका उपयोग करें, आगे लोगों के साथ उसे शेयर करें और भारत की जो प्राचीन समाज की जो विशेषता थी उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू।